महाभारत का युद्ध हुआ था। कृष्ण जी को पता था सब कुछ डिसाइडेड है, क्योंकि वो तो भगवान है, उनको पता था। इंद्रप्रस्थ जब पांडवों ने बनाया था तो माया नगरी बनाई थी, मैंने बनाया था इसलिए उसको माया नगरी कहा जाता है। तो उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर फ्लोरिंग कुछ इस हिसाब की गई थी कि ये नहीं पता लगता था कि ये पानी है या फ्लोर है। तो दुर्योधन वहां आए तो उनको लगा पानी है, तो उन्होंने अपने वस्त्र ऊपर कर लिए, तो वो चल के देखे वो फर्श। तो जैसे ही वो उस भवन के सेंटर में पहुंचते हैं, वहां भी उनको ऐसे लगता है कि ये सिर्फ फर्श होगा, पानी नहीं है, और वो उसके अंदर धड़ा गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ब्रह्म स्थान के ऊपर एक तालाब बनाया था। ये विनाश का कारण बनता है। जब भी हम अपने घर में, मैंने प्रैक्टिकल बहुत सी केस स्टडीज में देखा है। एक अभी मैं पीछे किसी की डेथ पे गई थी, आप यकीन मानेंगे जहां उसकी बॉडी को लिटाया गया था वहां उसके घर का ब्रह्म स्थान था और वो टूटा हुआ था, तो पूरा का पूरा डाउन था, और वहीं पे उसका मालिक की डेड बॉडी एकदम से अचानक हुई थी डेथ। तो मैंने बहुत सारी केस स्टडीज में देखा है कि ब्रह्म स्थान का दोष विनाश कर देता है। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं वीएफ स्टूडियो पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हॉट सीट पर बैठी हैं वास्तु आचार्य मंजू गोयल जी। बात करेंगे उनके साथ, चर्चा करेंगे उनके साथ वास्तु की उन रेमेडीज पर, उन तरीकों पर जिनसे हम अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। मंजू जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ जी। मंजू जी, स्टूडियो में आए हैं आप, लगातार लोगों का वास्तु देखते हैं, लगातार लोगों के जीवन को बेहतर करने के उपाय बताते हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं कि लोग ऐसा क्या करें अपने जीवन में जो उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। सौरभ जी, मैं बताना चाहूंगी कि लोगों को सबसे पहले तो क्या है, अपना माइंड ऑफ, जो अपना स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज करने की बहुत जरूरत है। हम अपनी लाइफ में जब भी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, ये है कि हमें लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ जब तक नहीं होगी जब तक हमारी लाइफ में हमको, हमारे पास कुछ नया आइडिया नहीं होगा, क्योंकि जब तक कुछ नया नहीं होगा तब तक वो नहीं दिखेगा। और नया आइडिया हमारे दिमाग में जनरेट कब होता है, क्योंकि हमारे जो दिमाग में न्यूरो पैटर्न बनता है ना, अगर वो सेम तरीके से है, सपोज आप हर रोज आते हैं, आप इस सीट पे बैठते हैं, पता है हस्बैंड घर पे आएगा, बेल बजाएगा, अंदर आएगा, बैग रखेगा, बाथरूम में जाएंगे, फिर रिमोट उठाएंगे, आज तक देखेंगे, फिर सो जाएंगे। अगर आपकी पर्टिकुलर एक जगह है बैठने की, आप एक ही जगह बेड पे सोते हैं, दूसरी साइड सोएंगे तो आप ये कहेंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी जगह यही है। तो क्या होता है, हमारे दिमाग के जो न्यूरो पैटर्न्स है ना, वो पता है कुछ ये नया नहीं करेगा, वो एक ही ढंगे पे चलते रहते हैं। तो सबसे पहले अपने बैठने की जगह बैठिए। अगर आप सोफा पे एक जगह पर्टिकुलर बैठते हैं, बेड पे एक जगह पर्टिकुलर बैठते हैं, तो कभी भी आपके दिमाग में नए आइडिया नहीं आ पाएंगे। आपको अपना पैटर्न चेंज करना होगा, थोड़ा सा चेंज कीजिए। कभी किसी दिन बच्चों के साथ बैठिए, कुछ खेलिए उनके साथ, खेलते खेलते हो सकता है कुछ नया आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा। जब तक हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को नया पैटर्न नहीं देंगे, नया आइडिया नहीं आ पाएगा। और वास्तु के प्रोस्पेक्टिव से हमें अपने घर का नॉर्थ ईस्ट क्लियर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब क्लियर होगा ना, तो हमारे दिमाग में नेचुरली कुछ इतना $1,000,000 आइडिया आ जाएगा, जिससे हम लोगों का भी भला कर पाएंगे और अपनी ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने घर का नॉर्थ ईस्ट क्लियर कीजिए, नए आइडियाज लीजिए, अपनी रूटीन में थोड़ा सा चेंज कीजिए। बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चेंज कीजिए कि हर रोज जिस जगह पे बैठते हैं उसे दूसरी जगह पे बैठिए, दूसरे रूम में बैठिए। कई बार तो लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है कि एक ही बेड की एक ही सीट पे, तो वो कैसे ग्रो करेंगे आप ये देखिए ना। तो आपको चेंज करना बहुत जरूरी है, लाइफ बदलाव जरूरी है। मंजू जी, कई बार लोगों के मन में वास्तु को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ वास्तु अलग है, अमेरिका में अलग है, यहाँ के लोगों को नहीं हो रहा है फायदा, अमेरिका में लोग वास्तु नहीं जानते हैं फिर भी उन्हें फायदा हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि वास्तु अमेरिका में एप्लीकेबल नहीं है या वहाँ फायदा हो रहा है और हमारे इंडिया में उसका फायदा नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हमने अभी तक फॉरेन ग्रंथ पढ़े कहाँ हैं, आप यकीन मानेंगे, जो व्हाइट हाउस का निर्माण किया गया था, जो एक बुक है द एंशिएंट आर्किटेक्चर ऑफ उसका व्हाइट हाउस की, उसके तीसरे पन्ने पे लिखा गया है कि उन्होंने एक प्रॉपर मुहूर्त देख के उसका नींव का निर्माण किया था। वो लोग, हमारे इंडिया में हर चीज को ना एक मिथ से जोड़ दिया गया है, तो वास्तु को भी एक अंधविश्वास और मिथ से जोड़ दिया गया है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में वो लोग इसको एक साइंस मानते हैं, साइंस ऑफ आर्किटेक्ट। उनको इस तरीके से समझ आता है, बिल्कुल
पूरी तरह से एप्लीकेबल करते हैं। वो पता है उनको कि जहां से सूरज उदय होगा वहां पे हमें किस चीज की प्लेसमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू सोलर एनर्जीज। वो इसको सोलर एनर्जीज के तरीके से, साइंस के तरीके से लेते हैं, जबकि हमारे इंडिया में इसको मिथ के तरीके से पाल दिया गया है। ऐसा नहीं है, सेम इम्पैक्ट डालता है फॉरेन कंट्रीज में भी। मेरे बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं और आपको मैं बताऊं इतने अच्छे से एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ मैं बताती हूँ क्लाइंट्स को तो उनको टाइम लगता है, वो महीना भर रेमेडीज नहीं करते। जो मैं चेंज बताती हूँ वो आप मानेंगे कि विद इन 2-3 डेज मेरे को रेमेडीज करके फोटो भेज देते हैं कि हमने ये चेंजेस कर दिया है। तो बहुत ये वहां पर भी वैसे ही करता है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी देते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी विजिट भी करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। जो आके कहता है कि आप आके कीजिए विजिट तो उनकी हम जाके करते हैं और नहीं तो ऑनलाइन भी होता है। अच्छा मंजू जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या नजर लग जाती है? आमतौर पर लोग कहते हैं नजर लग गई। ये नजर का कंसेप्ट होता है। नजर क्या होती है कि कुछ नेगेटिविटी आप कई बार महसूस करेंगे कि किसी इंसान के पास बैठ के आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है इसे घंटे बात कर लो तो भी आपको अच्छा लगेगा, और किसी के पास कोई आता है तो आपको विद इन 5 मिनट्स ही हो जाता है कि ये उठ के जाए तो मेरे को ठीक लगे। तो एक इंसान का ऑरा होता है, जब वो नेगेटिव होता है ना तो हर इंसान का होता है ऑरा, वो हमारे ऑरा को पंचर कर देता है, जिससे हमें घुटन या कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। उस ऑरा के पंचर होने को नजर दोष कहते हैं। अगर हम मेडिटेशन के थ्रू या फिर अपनी अलाइनमेंट इतने अच्छे तरीके से कर लेते हैं फिर तो बुरी से बुरी नजर हमसे टकरा के चली जाएगी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जो इतने बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियंस, हाँ जी, ऑफिसर या सेलिब्रिटीज ये क्या निराकरण करते हैं नजर का? ये तो कुछ ज्यादा लगती होगी। मतलब मेरा सवाल है। बिल्कुल तो उपाय होते हैं, हर चीज का उपाय होता है। मैंने आपको बताया कि तो अपना ऑरा बहुत स्ट्रांग रखना, जेम स्टोन्स के थ्रू कर लेते हैं। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी नीलम पहनते हैं या फिर सलमान खान जी भी अपने हाथ में पर्टिकुलर टाइप का स्टोन पहन करते हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं जिनसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम प्लैनेट्स की एनर्जीज भी अपने चारों तरफ क्रिएट कर देते हैं जिससे कोई भी नेगेटिव वाइब्स हम तक ना आ पाए। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कहते हैं घर में नजर ना लगे तो बहुत सारे लोग गणेश जी को लगा लेते हैं दरवाजे पर, बहुत सारी मूर्तियां रखते हैं गणेश जी के घर में, तो उसका भी कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है सौरभ जी। मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले तो सबसे गलत होता है कि गणेश जी की मूर्ति को द्वार पर लगा देना। आपको द्वार पे क्या लगाना चाहिए? आप स्वास्तिक लगाइए, आप ओम लगाइए, इस तरह के जो हमारे हिंदू के सिंबल्स हैं वो लगाइए, लेकिन कभी भी भगवानों की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। गणेश जी की तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। क्यों? आपने भी स्टोरी सुनी है कि जब माता पार्वती गणेश जी को जब वो स्नान करने के लिए गई थी तो पुत्र के रूप में बिठा के गई थी कि आप पहरा दीजिए, और शंकर भगवान आए थे, वो नहीं जानते थे कि ये मेरा पुत्र है और उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। तो कितना आतंक हुआ था, उन्होंने गर्दन तक काट दी थी गणेश जी की। तो फिर बाद में पता लगा कि ये मेरा पुत्र है। तो गणेश जी द्वारपाल नहीं है, उनको कभी भी द्वार पर नहीं बिठाना चाहिए। उनकी प्रॉपर प्रतिमा की स्थापना की जाती है। हर शुभ काम से पहले हम गणेश जी को बुलाते हैं अपने घर में, तो उनको प्रॉपर उसी तरीके से अपने मंदिर में हमें स्थान देना चाहिए जैसे बाकी देवी देवताओं को देते हैं। उन्हें द्वार पर नहीं, द्वार पर आप कितनी कोशिश कर लीजिए आप डेली सफाई नहीं कर सकते। उनके ऊपर कभी जाला भी लगा हुआ दिख जाएगा, गणेश जी की मूर्ति लगी वो गंदी हुई है, नहीं, कभी भी देवताओं की मूर्ति आपको द्वार पर नहीं लगानी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि गणेश जी जो है वो प्रोस्पेरिटी के देवता है, तभी हम हर शुभ काम से पहले उनको बुलाते हैं। तो उनकी जहाँ पीठ होती है ना वहाँ दरिद्रता का निवास होता है। लोग अपने घर में रख देते हैं गणेश जी के बहुत सारे आइडल, लेकिन अगर गणेश जी का आइडल आपको घर में रखना भी है तो आप इस तरीके से रखिए कि उसकी पीठ बाहर की तरफ लगे, या तो किसी और के घर की साइड लग जाए या बाहर की साइड लग जाए। उसकी पीठ आपके घर में ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी पीठ पे दरिद्रता है, अलक्ष्मी है, और उनके सामने लक्ष्मी है। तो अगर आप उनको इस तरीके से प्लेस कर देंगे तो नेचुरली दरिद्रता किसी न किसी रूप में घर में आना शुरू हो जाएगी। बात चली है फोटो लगाने की, तो आमतौर पर बहुत सारे लोग इसमें भी बात करते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे दादाजी की फोटो है, हमारे पिताजी की, माता जी की, और भी लोग जो अब शायद इस दुनिया में नहीं, उनके फोटोज लगाने हैं, तो वो कहाँ, कोई उसके लिए भी कोई खास जगह, कोई? बिल्कुल सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारे एंसेस्टर्स की पितरों की जो जगह है ना वो वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। नैऋत्य कोण, जिसको आपने सुना होगा शायद, नैऋत्य कोण होता है, वहां पे हमारे पितरों की फोटो हम लगाते हैं। कई लोग क्या होते हैं, बहुत देखो हर कोई अपने पेरेंट्स से अटैच है, तो वो क्या करता है कि जहां भगवानों की फोटो रखते हैं ना वहीं पे सोचेंगे कि मैं अपने पिता या माता को भगवान की तरह पूजता हूँ, तो उनके साथ ही मंदिर में फोटो लगा देते हैं, और ये बहुत बड़ा दोष क्रिएट कर देता है। कभी भी भगवानों की मूर्ति और पितरों की फोटो साथ में नहीं होती। भगवानों का स्थान वास्तु में दिया गया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, जहां कहते हैं यूनिवर्स की सीधी अलाइनमेंट होती है। और आप यकीन माने कि 180 पे है,
साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ भगवानों की दिशा है, यहाँ पितरों की दिशा है। तो ना तो साउथ वेस्ट में हम नैऋत्य कोण में भगवान की मूर्तियां लगा सकते, वो भी बहुत बड़ा दोष क्रिएट हो जाएगा, और ना ही हम नॉर्थ ईस्ट में पितरों की फोटो लगा सकते। ये हमेशा अपने अपने स्थान पे होनी चाहिए, ताकि वहां से हमें पितरों का आशीर्वाद मिले और वहां से हमें भगवान का आशीर्वाद मिले, तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गवर्न करे। इसी चीज में मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। आजकल क्या है, इंडिपेंडेंट फैमिली होती है, तो लड़कियां आती हैं, आजकल देखिए आज औरतें कंधे से कंधा मिला के जेंट्स के साथ काम कर रही हैं, तो वो कहती हैं जब उनके पेरेंट्स नहीं रहते तो वो उनकी फोटो भी अपने घर में लगाना शुरू कर देते हैं, अपने ससुराल में मतलब। लेकिन ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सभी अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। आप अगर वो दुनिया में है तो ठीक है, तो आप उनकी फोटो आप कहीं भी अपने घर में लगा सकते हैं। अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो आप अपने ससुराल में साउथ वेस्ट में अपने ससुराल के पितरों के साथ अपने घर के पितरों की फोटो नहीं लगाएं, अपने माँ बाप, क्योंकि ये क्लैश हो जाता है। जिस घर में आप बहू बन के आए हैं वहां पर आप अपने सिर्फ जो पति के एंसेस्टर्स हैं उनकी फोटो लगेगी, अपने माता पिता की फोटो ना लगाइए, क्योंकि इसका बहुत दुष्परिणाम मैंने बहुत से वास्तु केसेस में देखा है। अच्छा जी बिल्कुल। कई बार ये भी होता है कि जो बहुत सारे लोगों को ना रात में नींद नहीं आ रही होती है, सपने खराब आ रहे होते हैं, तो इस वास्तु से इसका भी कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है, क्योंकि क्या होता है नींद ना आना, एक तो इसके लिए हमारे घर में हमें ये चेक करना होगा कि वो इंसान सो कहाँ पे रहा है। वास्तु में 3 नेगेटिव डायरेक्शंस मानी जाती है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दिशा है, ये हमारी जो साउथ ईस्ट दिशा है और ईस्ट इसके बीच में होती है। यहाँ पे मंथन होता है। सौरभ जी, मंथन आपने शायद समंदर मंथन की कहानी सुनी होगी कि जब किसी चीज को मथते हैं तो वहां से कुछ आउटपुट निकलता है। तो क्या होता है जब हम इस दिशा में बैठ जाते हैं तो हमारे दिमाग में विचारों का मंथन जरूरत से ज्यादा होना शुरू हो जाता है। आप सोचिए अगर आपका दिमाग सारी रात चलता रहेगा तो क्या आप सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे ना, क्योंकि विचार हाइपर एक्टिव हो जाता है आपका दिमाग। अगर उस दिशा में सो रहे हैं तो भी आपको नींद नहीं आएगी। अगेन जब मैं आगे चलो, नैऋत्य कोण के पास में होती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा, यहाँ पे अगर सोते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वास्तु में ये जगह बेसिकली टॉयलेट के लिए बनाई गई है। सबसे ज्यादा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जी, ये नैऋत्य कोण और साउथ के बीच में होती है। मैं आप यकीन मानिए मेरे 90% केसेस में मुझे यहाँ गड़बड़ मिली है, क्योंकि क्या करते हैं एक आर्किटेक्ट नॉर्मल प्लान बनाता है, एक कोना साउथ वेस्ट एक कोना नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें डिग्री लेके देखना होता है। कई बार जिस दिशा को हम साउथ वेस्ट समझ रहे होते हैं एक्चुअली वो साउथ वेस्ट होती ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लॉट्स घूमे होते हैं। हाँ, तो लोग आमतौर पर इधर से सूरज निकलता है, ईस्ट है, इधर को वेस्ट है, इधर को नॉर्थ है, इधर को साउथ है, इस तरह से लोग बोल देते हैं। हाँ, लेकिन वो डिग्रीज कितने हैं क्या है उस पर नहीं बात है। हाँ, तो वो अगर साउथ वेस्ट की जगह मालिक साउथ साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम बना देते हैं तो उसको हेल्थ इशू आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी बॉडी ड्रेन हो जाएगी। अगेन तीसरी दिशा एक इसकी है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो वायव्य कोण और पश्चिम दिशा के बीच में पाई जाती है। यहाँ ये दिशा होती है डिटॉक्सिफिकेशन की, डिप्रेशन की। मैं कहती हूँ इस दिशा में 5-10 मिनट बैठना जरूर चाहिए। तो क्या होता है हमारे जो अंदर के भाव होते हैं, आप यकीन मानेंगे जब राजा महाराजाओं का महल होता था तो रानियों के लिए कोप भवन बनाया जाता था। जी जी, कि अगर मतलब आप नाराज हैं तो आप वहीं जाके नाराज होंगे। जब दशरथ को केकई को बात मनवा रही थी तो दशरथ आए और पूछा रानी केकई का कोप भवन में, तो समझ गए कि आज कुछ ना कुछ डिमांड आने वाली है, तो वो गुस्सा होती थी तो कोप भवन में चली जाती थी। आज के टाइम में लिमिटेड एरिया कोप भवन नहीं बना सकते, पापा आएंगे मम्मी का मम्मी कोप भवन में वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम जोन निकाल देते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो अगर आपके अंदर की भावनाएं बेसिकली निकल जाती हैं, वहां पे थोड़ी देर बैठ लेंगे तो रो लेंगे, आंसू निकल जाएंगे, तो थोड़ी देर बैठना वहाँ ठीक है, लेकिन आप वहां पे अपना बेडरूम नहीं नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोण और वेस्ट के बीच में दिशा पाई जाती है वहां पर। जी जी, तो वो कोप भवन है। जी बिल्कुल कोप भवन है, हमारे कोप भवन है। और आमतौर पर ये रहता है, लोगों को ये भी चर्चा रहती है कि दरवाजा कहाँ बनाए। जी, हर जगह का आप बता रहे हैं कि निर्धारित है, तो जो मेन गेट है उसका भी कुछ है कि ये इस तरफ होना चाहिए या सौरभ जी इसमें देखो मेन जो वास्तु में होता है, हमारा मेन जो मेजर दिशाएं हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
0 डिग्री पे हमारा नॉर्थ यानी कि 360 पे नॉर्थ होता है। आप कंपास रख के देखिए आपके घर के सेंटर में कि 360 कहाँ पे आ रहा है। एग्जैक्ट जहाँ 360 है 0 डिग्री भी कहते हैं, वहां पे अपने घर का दरवाजा दीजिए। ईस्ट की साइड देखना है तो 90 डिग्री पे देखिए आप कहाँ पे आ रहा है। अगर आपको साउथ की साइड देना है तो 180 पे देखिए, और अगर आपको वेस्ट की साइड देना है तो 270। ये 4 मेजर, अगर एक सिंपल भाषा एक लेमैन को अगर अपने घर में वास्तु नहीं कराना है और सिर्फ वो ये देखना चाहता है कि मेरा द्वार शुभ निकल जाए, तो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी हो जाता है कि लोगों को दिशाएं देखनी नहीं आती कि दिशा कैसे देखें। वो कहीं भी खड़े होकर कंपास खोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जब भी हमें अपने घर की दिशा चेक करनी है या किसी भी भवन की दिशा चेक करनी है तो हमें क्या करना होगा, उस घर का सेंटर देखना होगा। जैसे हमारी बॉडी का सेंटर हमारी नाभि है, ऐसे ही हमारे घर का भी अंदाजा लग जाता है कि सेंटर कहाँ पे होगा। वहां पे आप अपना मोबाइल रखिए और देखिए कि आपके घर के बाहर की साइड कौन सी दिशा जा रही है। नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है तो ऐप तो मोबाइल में है ना। यस कंपास, हाँ, तो हर मोबाइल में है इंस्टॉल, तो आप वहां पे रख के देखिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बेडरूम में खड़े होकर दिशा चेक कर लें, वो हमेशा गलत आएगी। जब भी आपको कोई भी बिल्डिंग की दिशा देखनी है तो उसके सेंटर में जाइए, वहां पे कंपास रखिए। कंपास भी हाथ में नहीं रखना होता, जमीन पे कुछ चीज रखे वहां पे मोबाइल रखिए, क्योंकि हाथ में देखिए हमने घड़ी पहन रखी है, रिंग्स पहन रखी है, तो इनकी है तो वो मैग्नेटिक ही ना, तो वो कई बार उसमें भी गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जमीन पे कोई गत्ता रख के या कुछ चीज रख के या वुड की कोई चीज रख के उसके ऊपर आप कंपास रखिए, देन आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि आपके घर की दिशाएं कहाँ पर है। दिशाएं कहाँ है। तो मुख्य द्वार किस तरफ? मुख्य द्वार आप ये देखिए, मैं आपको पहले शायद आपने कोई पॉडकास्ट मेरा देखा होगा या रील्स में मैंने भी बताया है कि मैं एस्ट्रो वास्तु पे ज्यादा बिलीव करती हूँ कि चारों दिशाएं हर इंसान के लिए शुभ नहीं हो सकती। वो उसकी कुंडली पे डिपेंड करता है कि उसका कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो आप ईस्ट का दरवाजा दीजिए, अगर कुंडली में उसका मरकरी यानी कि बुध अच्छा है तो उसका नॉर्थ का दरवाजा उसको फलित होगा, और मंगल अच्छा है जिसको साउथ की आज के टाइम में बिल्डर्स और कहते हैं कि साउथ का मकान नहीं लेना, साउथ का मकान नहीं लेना, लेकिन आप देखिए साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे में सबसे ज्यादा रेट है, सबसे ज्यादा अमीर लोग साउथ में हैं। तो जिसका मंगल उच्च का होगा या स्वयं राशि होगा, साउथ उसको राजा बना देगा। राजा बनाने की हिम्मत ही सिर्फ साउथ के अंदर है, अभी वो स्वान देवता है वहां पे, तो राजा बना देता है साउथ। और जिसका शनि अच्छा है उसको आप वेस्ट की एंट्री दीजिए। तो चारों दिशाओं में शुभ द्वार निकलते हैं, डिपेंड करता है एक पर्सन को क्या चीज इफेक्ट कर रही है, किसके लिए बना किसके लिए क्या चीज बन रही है। तो कस्टमाइज्ड वास्तु बहुत इफेक्ट करता है आपको। कस्टमाइज्ड वास्तु Yes. बहुत इफेक्ट करता है। आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि जो द्वार है, द्वार पर हमने बहुत सारी जगह हाथी लगे देखे। हाँ जी। बहुत सारे लोग अंदर भी हाथी लगाते हैं। इवन कभी फरीदाबाद में हम लोग जब जाते हैं, सागर रत्ना जाते हैं, तो सागर रत्ना में हाथी के फोटो लगे होते हैं, देखा होगा बहुत सारे लोग को देखा। तो इसका भी कोई खास महत्व? बिल्कुल, इसका क्या होता है, हाथी जो रिप्रेजेंट करता है, आपकी हाथी एक बहुत भारी एनिमल है। जहां भी जिस एरिया को हमें वजन करना होता है, भारी करना होता है, उस जगह पे हम हाथी को प्लेस कर देते हैं। वास्तु में दिशा मानी जाती है कि साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण सबसे भारी होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, साउथ वेस्ट ही हमारे रिश्तों की दिशा है सौरभ जी। चाहे हमारे पैसे की स्टेबिलिटी है, चाहे हमारे रिश्तों के अंदर स्टेबिलिटी है। अगर इंसान कोई कंप्लेन करता है कि हमारे आपस में घरों में संबंध अच्छे नहीं है, या कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि लोगों की ये वर्डिंग होगी कि एक बार हमारा ग्राफ ऊपर जाता है दोबारा नीचे आ जाता है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। जहां उसने स्टेबिलिटी वर्ड यूज कर दिया, इट मींस उसके नैऋत्य कोण में गड़बड़ है। तो उसको भारी करने के लिए भी हम हाथी रख देते हैं। और हाथी एक ना ऐसा जानवर है जो बहुत समझदार है, वो अपने पूरे परिवार को साथ में लेके चलता है। आपने देखा हुआ हाथी हमेशा झुंड में चलेगा, कभी अकेला नहीं चलता। और एक पे प्रॉब्लम आएगी, आवाज लगाएगी, सारे हाथी दौड़ते हुए आते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अपने परिवार को जोड़ के रखना चाहिए। तो भारी करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। और ये रिश्तों की, अगर हम संबंधों में मधुरता चाहते हैं तो भी हाथी को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक इसके अंदर हमें इस चीज को जरूर देखना होगा कि सामने वाले की कुंडली में राहु कैसा है, क्योंकि हाथी सीधा सीधा राहु को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं होगा तो उसके घर में हम हाथी नहीं रखवा सकते। और जिसका राहु अच्छा है तो वहां पे हम हाथी की रेमेडी करते हैं। बहुत बहुत बेनिफिशियल, बहुत अमेजिंग रेमेडी। राहु कहाँ हो तो राहु अच्छा रहता है? राहु अगर 11वीं राशि में हो, वो कहते हैं राहु की खुद की राशि होती है, तो वहां बहुत अच्छा माना जाता है। सेकंड और थर्ड हाउस, जो कुंडली का हमारा दूसरा भाव और तीसरा भाव होता है, वहां पर राहु उच्च के फल देता है। अगर वहां कुंडली में वो प्लेस है तो इसका मतलब आप हाथी की रेमेडी वहां पे कर सकते हैं।
हाथी की रेमेडी कर सकते जी। हैं। तो हाथी को लगाना मतलब बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन जो लोग हाथी को लगाते हैं वो भी कुंडली के हिसाब से डिसाइड होता है जी। कि उन्हें हाथी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और अब बड़ा सवाल ये रह जाता है, देखो मैं बहुत निजी सा एक सवाल है मंजू जी, सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं जो आपके पास आते हैं वास्तु दिखाने के लिए? वास्तु दिखाने के लिए देखो, आज के टाइम में हर इंसान को अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए। तो जिनके करियर में प्रॉब्लम आ रही होती है, दूसरा जिनके हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, लोग हेल्थ से भी बहुत परेशान हैं क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ को, और तीसरा सबसे ज्यादा जब बच्चों की शादियां नहीं होती या फिर रिश्तों में प्रॉब्लम आती है, तो ये 3 केस हमारे पास सबसे ज्यादा आते हैं। तो इनका तीनों का मैं एक बार छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा इन दिशाओं को जरूर चेक कर लेना चाहिए। जब किसी इंसान को पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसको अपने घर की उत्तर दिशा को चेक करना चाहिए। जब क्लाइंट ये कंप्लेन करता है कि मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं लेकिन सामान नहीं लेके जाते, सिर्फ विंडो शॉपिंग करके चले जाएंगे, या फिर ये कहते हैं कि आते ही नहीं है, तो हमें अपने घर की नॉर्थ दिशा को, उत्तर को चेक करना है कि वहां पे कोई टॉयलेट तो नहीं है। सबसे ज्यादा वहां पे लाल रंग और पीला रंग नुकसान करता है। अगर नॉर्थ में रेड कलर या येलो कलर होगा तो हमारी अपॉर्चुनिटी ब्लॉक कर देगा। ग्रीन कलर वहां जाता है, बहुत बढ़िया जाता है, तो वहां पे ये चीज चेक करनी है। अगर टॉयलेट है तो आपकी अपॉर्चुनिटी लास्ट में आपके हाथ से फ्लश हो जाएगी। ओके, तो उसको ट्रीट करते हैं। उस रेड और येलो कलर नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। हेल्थ के लिए ही हमें नॉर्थ ईस्ट के साइड में ही एक दिशा होती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में होती है। ये हमारी इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है। अगर इस दिशा में कुछ हैवी कर दिया ना तो इंसान की हेल्थ गड़बड़ होगी। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई थी सौरभ जी, नहीं पता होता है कि लेमैन को कहाँ पे क्या वास्तु दोष क्रिएट कर देगा। मैंने अपने घर की इसी दिशा में स्टोरेज बनवा दी। स्टोरेज यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये हल्का स्थान होना चाहिए बिल्कुल नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण और नॉर्थ के बीच में ये दिशा होती है। तो हमने वहां पे क्या किया, मैंने स्टोरेज बनवा दी और सब कुछ हैवी कर दिया, यानी कि स्टोर बनवाते हैं तो बेटे के जिम के वेट सब कुछ मैंने इतना हैवी कर दिया। और मुझे सडनली कुछ ऐसी हेल्थ इशू होना शुरू हुआ कि मेरी बॉडी के ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होना बंद हो गया। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये ऐसी है, इसके आपको सप्लीमेंट लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, यानी कि आपकी मेडिसिन जिंदगी भर चलेगी। और बड़ा शॉकिंग हो गया कि मतलब आज से काफी साल पहले की बात है, कितनी एज में मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसकी मेरे को लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। और आप यकीन मानेंगे, जब मैं इस फील्ड में आई तो सबसे पहले मैंने देखा कि मैंने तो बहुत गलत किया हुआ है। मैंने विदिन 3 डेज अपना वो डिमोलिश करा दिया और आप यकीन नहीं मानेंगे 3 महीने के अंदर मेरी वो दवाई बंद हो गई। और डॉक्टर शॉक्ड थे कि मतलब आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया हमारे पास कि जिसकी ये दवाई शुरू हो जाए उसकी बंद हो जाए। तो बहुत इम्पैक्ट करती है वास्तु की चीजें कि जहां पर वास्तु पुरुष का सिर है, अगर वहां पे सोचिए हम अपने सिर पे अगर कोई हैवी वेट रख दे तो कैसे बॉडी मचला जाएगी। तो कुछ ऐसा लोचा कहते हैं जिसको दिमाग में हो गया, ब्रेन में, कि एक हार्मोन भी रिलीज होना बंद। वैसे क्या लगता है वास्तु के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? वास्तु में सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, लेकिन एक मेजर दोष सौरभ जी मैं आपको बताना चाहूंगी, ब्रह्म स्थान, जिसको हम सेंटर कहते हैं। एक इंसान की बॉडी का ब्रह्म स्थान क्या है? उसकी नाभि। आप सोचिए कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन आज तक कोई भी डॉक्टर या कोई भी साइंटिस्ट कोई ऐसी चीज निजात नहीं कर पाया कि जिससे हमारी नाभि ठीक हो सके। नाभि का ऑपरेशन नहीं हो सकता, बाकी पूरी बॉडी अगर ये डिसलोकेट हो जाती है तो नॉर्मल तरीकों से ही इसको लोकेट किया जाता है, इसकी सर्जरी नहीं की जा सकती। ऐसे ही वास्तु में जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान है वो मेजर इम्पैक्ट डालता है। वहां पर खड्डा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए, किचन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सोचिए अगर बर्निंग चीज कुछ हम रख देंगे तो क्या होगा। आपको इसको मैं एक स्टोरी से रिलेट करके बताना चाहूंगी कि महाभारत का युद्ध हुआ था। कृष्ण जी को पता था सब कुछ डिसाइडेड है, क्योंकि वो तो भगवान है, उनको पता था। इंद्रप्रस्थ जब पांडवों ने बनाया था तो माया नगरी बनाई थी, मैंने बनाया था इसलिए उसको माया नगरी कहा जाता है। तो उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर फ्लोरिंग कुछ इस हिसाब की गई थी कि ये नहीं पता लगता था कि ये पानी है या फ्लोर है। तभी तो वो कहानी हुई कि द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। जी जी। तो दुर्योधन वहां आए तो उनको लगा पानी है, तो उन्होंने अपने वस्त्र ऊपर कर लिए, तो और वो चल के देखे वो फर्श। तो जैसे ही वो उस भवन के सेंटर में पहुंचते हैं वहां भी उनको ऐसे लगता है कि ये सिर्फ फर्श होगा, पानी नहीं है, और वो उसके अंदर धड़ाम गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ब्रह्म स्थान के ऊपर एक तालाब बना दिया था।
ये विनाश का कारण बनता है। जब भी हम अपने घर में, मैंने प्रैक्टिकल बहुत सी केस स्टडी उसमें देखा है। एक अभी मैं पीछे किसी की डेथ पे गई थी, आप यकीन मानेंगे जहाँ उसकी बॉडी को लिटाया गया था वहां उसके घर का ब्रह्म स्थान था और वो टूटा हुआ था, वो पूरा का पूरा डाउन था, और वहीं पे उसका मालिक की डेड बॉडी एकदम से अचानक हुई थी डेथ। तो मैंने बहुत सारी केस स्टडीज में देखा है कि ब्रह्म स्थान का दोष विनाश कर देता है, खासकर घर के मालिक का। आप ये देखिए पूरा, हालांकि वो युद्ध जीत के बचा उनके घर में, कोई भी वंश विनाश हुआ ना उनका भी, तो ब्रह्म स्थान का खड्डा या ब्रह्म स्थान का दोष वंश विनाश कर देता है। तभी द्रौपदी के मुंह से ये शब्द निकले कि अंधे का अंधा। कृष्ण जी को तो पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कृष्ण जी को पता था ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ। अच्छा, आमतौर पर ये देखा गया है कि एक पीढ़ी रहती है किसी घर में, हाँ। बहुत अच्छा चल रहा होता है, जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती है तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती है, और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था लेकिन एकदम सब चौपट हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये उसका वास्तु का दोष होता है? सौरभ जी, इसके अंदर एक चीज ये मायने रखिएगी कि ठीक है, पहले एक पीढ़ी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, वास्तु उनका सेट था, सब कुछ उन्होंने बहुत ग्रो किया। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कुंडली बहुत मैटर करती है। सपोज एक बाप की कुंडली में उसका सूर्य बहुत अच्छा था, उसने अपना जो शोरूम का सेटअप कर रखा, ईस्ट की एंट्री दे रखी है, खुद ईस्ट में बैठा है राजा की तरह, और उसके बाद जब उसका बेटा उसी गद्दी पे बैठता है, उसकी कुंडली में सूर्य नीच का, तो बताइए उसको वो फलित होगा कि नहीं होगा? उसको बिल्कुल भी फलित नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज और होती है, जब भी किसी की लाइफ में कुछ अच्छा होना हो या बुरा होना हो, तो उससे आप चेक कीजिए कि उससे उसके 2-3 महीने पहले अपने घर में या अपने वर्क प्लेस में कुछ जरूर चेंज किया होता है, क्योंकि जो यूनिवर्स होती है वो दिशा और दशा की अलाइनमेंट को करके चलती है। जब आपकी दशा अच्छी चलती है तो आप घर में नेचुरल कुछ ऐसा चेंज कर देंगे, यार ये कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जगह चेंज करते हैं। वो हमारे मनस पटल पे कुछ ऐसा अंकित कर देते हैं कि हमारा दिमाग उस चीज की तरफ चलना शुरू हो जाता है कि हमारी दशा अच्छी शुरू हो रही है, तो हम वास्तु की अलाइनमेंट अपने आप ही घर में अच्छी कर देते हैं। और जब हमारी दशा खराब शुरू होती है तो हम अपने आप कुछ ऐसा कर देंगे, वास्तु की कुछ ऐसी गड़बड़ कर देंगे हमारे, जिससे दशा और दिशा दोनों इम्बैलेंस। क्या क्या कहें कि जैसे ही ग्रह स्वामी बदले, जी जी जी, तो उसका वास्तु नई तरह से किया जाना चाहिए। यस यस, वो जरूर चेक करना चाहिए, नए ग्रह स्वामी के हिसाब से किया जाए, नए ग्रह स्वामी के हिसाब से किया जाए। अब कोई व्यक्ति पुश्तैनी नहीं रह रहा है, हाँ जी, सपोज उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, हाँ जी, तो अब वो क्या, जैसे ही वो बच्चा मतलब फादर एक्सपायर होते ही उसे उसमें रेनोवेशन करा देना चाहिए? रेनोवेशन नहीं कराना चाहिए उसको। एक बार अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है, कोई जरूरी नहीं है कि एक बाप के लिए जो ठीक है बेटे के लिए वो उल्टा होगा, उसके लिए भी वो अच्छा हो सकता है। सारा वास्तु सिम्टम्स पे बेस्ड है। अगर उसको लगता है कि उसको कुछ बैड सिम्टम आ रहे हैं या कुछ, क्योंकि क्या होता है, जो घर की एनर्जी होती है वो मालिक की कुंडली के हिसाब से चलती है। पहले उसके फादर गवर्न करते थे, अब वो कर रहा है, तो उसको जरूर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चेक करना चाहिए कि हाँ, एक बार जरूर राय लेनी चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रही है। क्या उसने घर में कोई चेंज कर दिया, उसकी दिशा खराब हुई है या उसकी दशा खराब हुई है, ये जरूर चेक करवाना चाहिए। मंजू जी, जिस काम के लिए आप जाने जाते हैं, आमतौर पर लोग जिस काम के लिए आपको, वो सवाल बिल्कुल आखिरी सवाल है हमारा और हम पूछना जरूर चाहेंगे, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो फंसी हुई हैं, जिनको आमतौर पर लोग सेल करना चाहते हैं कि यहाँ से सेल करेंगे, किसी दूसरी जगह लगाएंगे, यहाँ से पैसा आएगा तो किसी दूसरे धंधे, उसके लिए क्या होता है, क्या करें? जी, मेरे को आपने सही बोला कि लोग सबसे ज्यादा इसी चीज के लिए बुलाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी रुकी हुई है और वो सेल करनी है। सौरभ जी, क्या होता है, जब कोई प्रॉपर्टी रुकती है ना, हम वास्तु में ना 45 देवतास होते हैं, जिसको हम वास्तु के एनर्जी फील्ड्स भी बोलते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे एनर्जी फील्ड होते हैं जो फ्लो के लिए जरूरी होते हैं। हो सकता है वहां पे हमें फील करना होता है जमीन पे जाके कि कहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो गई है, जो इस चीज का फ्लो रुक गया है, क्लाइंट का फ्लो रुक गया है, या यहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट होती है, या फिर कई बार कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आती और हम लोगों के इंट्यूशन से हमें वो समझ आ जाती है। खाली जमीन पड़ी है, किसी का कोई जानवर मर गया है, वो दबा जाता है इंसान को, मालिक कहीं रह रहा है, उसको क्या पता उसकी जमीन पे क्या हो रहा है, तो जाके फील आ जाता है और एग्जैक्टली हम उसी जगह को दबा देते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो ये फीलिंग की बात है। आप एक जगह पे जाएंगे तो आपको फील हो जाएगा कि इसकी इस दिशा में गड़बड़ है, और उसको फील करके मैं उस चीज की एनर्जी को बैलेंस करके उसकी प्रॉपर्टी निकलवा देती हूँ, क्योंकि जब वहां की जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में क्रिएट हो जाएगी तो नेचुरली फ्लो आ जाएगा। कहीं भी ब्लॉकेज है हमारी बॉडी में, अगर हम उस ब्लॉकेज को हटा देंगे तो फ्लो आ जाता है, और वो उस तरीके से फिर उसमें फ्लो में तो फिर उनकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। मंजू जी, हमें समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।